आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं कक्षा का एक संस्कृत का सैम्पल पेपर। जैसा कि आप सभी को पता है, CBSE के द्वारा 2021-22 के सेशन में अभी सेकंड टर्म के होने वाले एग्ज़ाम के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है और उसी डेट शीट को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर एक सैम्पल पेपर करेंगे। इस सैम्पल पेपर का पैटर्न वैसा ही होगा जैसे सेकंड टर्म की परीक्षा में या वर्तमान में चल रहे प्री बोर्ड की परीक्षा में संस्कृत के पेपर में आएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समय होराद्वयम 2 घंटे का पेपर होगा। संपूर्णांकः 40, अर्थात 40 नंबर का पेपर होगा। कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर हम प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। पहला है, कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 7 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। आपके इस प्रश्न पत्र में 7 पेज होंगे, अर्थात कृपया ध्यान से परीक्षण कर लीजिए कि इस प्रश्न पत्र में 7 पेज छपे हुए हैं। दूसरा है, कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 9 प्रश्नाः सन्ति। कृपया अच्छी तरह से परीक्षण कर लीजिए कि इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हैं। प्रश्नों की संख्या 9 होगी और जो पेज होंगे उनकी संख्या 7 होगी। इसके बाद अस्य प्रश्नपत्रस्य पठनाय 20 निमेषाः निर्धारिताः सन्ति। इस प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए 20 मिनट निर्धारित किए गए हैं, अर्थात 20 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। अस्मिन् अवधौ केवलम प्रश्नपत्रम पठनीयम। इस अवधि में अर्थात इस 20 मिनट में केवल प्रश्न पत्र पढ़ना है। उत्तर पुस्तिकायां च, और उत्तर पुस्तिका में किमपि न लेखनीयम, कुछ भी नहीं लिखना है। उत्तर लेखनात् पूर्वं प्रश्नस्य क्रमांकः अवश्यम लेखनीयम। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक, जो सीरियल नंबर है, वो अवश्य ही लिखना है। 5वां है, प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम एवं लेखनीय। प्रश्न संख्या जो है वो प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखनी है। ये नहीं कि उत्तर किसी और प्रश्न का लिख रहे हैं और प्रश्न किसी और संख्या का आपने लिख दिया। जिस संख्या का जो प्रश्न नंबर लिख रहे हैं, उत्तर आपका वही होना चाहिए। इसके बाद है, सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के द्वारा लिखने हैं, संस्कृत के साथ लिखने हैं। इसके बाद है, प्रश्नानां निर्देशः ध्यानेन अवश्यम पठनीयः। प्रश्नों के निर्देश ध्यान से अवश्य ही पढ़ने हैं। अर्थात निर्देश क्या होते हैं भाई, मान लीजिए आपका पहला प्रश्न है, पहला भाग है, उसमें आपको एक पद वाले 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो उनमें से 2 करने हैं। लेकिन वो निर्देश कहाँ मिलता है, वो मोटे अक्षरों में मिलता है। जो पहले आपको हेडलाइन दी जाती है प्रश्न की कि इतने प्रश्न में केवल, अर्थात केवलम प्रश्नद्वयम, तो इस तरह से ब्रैकेट में जो आपको निर्देश दिया जाता है, आपको केवल वही करना है। इसलिए निर्देश को ध्यान से पढ़ें। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है, वर्णात्मकः प्रश्नः। वर्णात्मक प्रश्न होते हैं अपठित और बोधनम अपठित, यह प्रश्न होता है। इसमें एक पैराग्राफ आता है 10 नंबर का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इसकी हेडलाइन लिखी है, अदो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के साथ लिखिए। तो जल्दी जल्दी हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। एक बार हम एक बार संस्कृत बोलेंगे, साथ में उसका हिंदी में अर्थ बोलेंगे। एक वर्ड मीनिंग के साथ हमारी कोशिश आपको समझाने की रहेगी, क्योंकि जब आप एक वर्ड मीनिंग के साथ किसी भी विषय को समझते हैं, संभवतः तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। एक बार सर्वे सभी पक्षिणः, पक्षियों ने मिलित्वा मिलकर उल्लुकम, उल्लू को स्वाधिपतिम, अपना राजा विधातुम बनाने के लिए विचारितवन्तः, विचार किया। एक बार सभी पक्षियों ने मिलकर उल्लू को अपना राजा बनाने के लिए विचार किया। तस्य, उसकी अभिषेक वेलापि, अभिषेक का समय भी तय, उनके द्वारा निश्चित कर दिया गया। उसका अभिषेक का समय भी उनके द्वारा निश्चित कर दिया गया। ततो तब, यदा जब, अभिषेकोत्सव है, अभिषेक का उत्सव प्रारब्ध है, शुरू हुआ, तदेव तभी, कश्चित कोई वायसः कौवा तत्र आगच्छत्, वहाँ आ गया। इसके बाद जब अभिषेक का उत्सव आरंभ हुआ, तभी कोई कौवा वहाँ पर आ गया। उल्लू कस्याः, उल्लू के अभिषेक समाचारम, अभिषेक का समाचार श्रुत्वा, सुनकर, सोवदत, उसने कहा,
उल्लू के अभिषेक का समाचार सुनकर उसने कहा, भो अरे किम, क्या विचार, यह विचार करके बहुत भी आपके द्वारा ऐसा यह दिवानदह दिन में अंधा रहने वाला, अर्थात उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू का है, उल्लू राजपदे, राजा के पद पर प्रतिष्ठापित विराजमान करने के लिए निश्चित है, निश्चय किया गया कि अरे आप सबके द्वारा क्या विचार करके यह दिन में अंधा उल्लू राजा के पद पर विराजमान करने का निश्चय किया गया। यस्य देशस्य, जिस देश का राजा एवं इस प्रकार अंधो भविष्यति, अंधा होगा, तस्य उसकी प्रजा भी तथैव भविष्यति, वैसी होगी। तथैव का मतलब वैसी भविष्यति होगी। जिस देश का राजा इस प्रकार अंधा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। किम न श्रुतम, क्या नहीं सुना गया, बहुत भी आप सबके द्वारा, क्या आप सबके द्वारा नहीं सुना गया, यथा राजा तथा प्रजा इति, अर्थात इनका जो अर्थ है हिंदी में सेम टू सेम रहेगा। इति मतलब ऐसा, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा, क्या आप सबके द्वारा ऐसा नहीं सुना गया। तथा तभी, सर्वे अपि, सभी, तस्य उनके, उसके किसके, कौवे के, कौवा आया था ना, परामर्शम, परामर्श को मत्वा मानकर, यत्र तत्र, यत्र जहाँ पर, तत्र वहाँ पर, प्रस्थान कर गए। तब सभी उसके परामर्श को मानकर जहाँ वहाँ प्रस्थान कर गए। कथा ऐसा, यह कथा ऐसा, दो शब्द है इसमें। कथा मतलब कथा, ऐसा यह कथा पुरातनी पुरानी है, परंतु अस्या इसका तात्पर्य तो अद्यापि आज भी अक्षरशः एक अक्षर सत्यम सत्य है। यह कथा पुरानी है परंतु इसका जो तात्पर्य है, जो इसका मोरल है, जो नैतिक शिक्षा है, वह एक अक्षर सत्य है। लोकतांत्रिक देशों में यथा जैसा राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख, सर्वकारो सरकार, व या तथा वैसी तस्य उस देशस्य देश की स्थिति भवती होती है। लोकतांत्रिक देशों में जैसा राष्ट्र प्रमुख या सरकार होती है उस देश की वैसी ही स्थिति होती है। अतः इसलिए राजपदे, राजा के पद पर योग्य जन है, योग्य व्यक्ति एव ही प्रतिष्ठापितव्य, विराजमान करना चाहिए। इसलिए राजा के पद पर योग्य व्यक्ति ही विराजमान करना चाहिए। संप्रति अब यथा जैसा नेता रहे नेता, तथा वैसे जनः लोग, अब जैसा नेता होते हैं वैसे ही लोग होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नव्यम, केवल दो प्रश्न देने हैं, उत्तर लिखने हैं दो प्रश्नों के। पक्षिण है, पक्षी, कम किसको, स्वाधिपतिम विधातुम, अपना राजा बनाने के लिए, उद्यतः तैयार हुए, किसको अपना राजा बनाने के लिए तैयार हुए। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा उल्लूकम, ठीक है, उल्लू को अपना राजा बनाने के लिए, तो ये पहले का आ जाएगा उल्लूकम। दूसरा है, यदा, जब अभिषेकोत्सव प्रारब्ध है, अभिषेक का उत्सव प्रारंभ हुआ, तदा कै तत्रागछत, तब कौन वहाँ पर आ गया। तो तत्रागछत कौन आ गया, वायस है, इसका क्या आएगा, वायस है, दूसरे का वायस आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है, राजपदे की दृश्यजना प्रतिष्ठापितव्य, राजा के पद पर कैसा व्यक्ति विराजमान करना चाहिए, कैसा करना चाहिए बताओ। तो अंतिम लाइन आई थी योग्य जन है, तो कैसा आना चाहिए, योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तीसरे का आ जाएगा प्रतिष्ठापितव्य, जो है योग्य जन है। ये जो शब्द हमने सर्कल में किए हैं केवल यही आंसर आएंगे एक एक पद में, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, पूर्ण वाक्य उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। वायस उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय किम अवदत्, क्या बोला, कौवा उल्लू के राजपद पर विराजमान के विषय में क्या बोला। तो इसको हम पैराग्राफ में से ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर पैराग्राफ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए आप कोशिश भी करें पैराग्राफ में से ही प्रश्न छांटने की। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, क्योंकि पूरे वाक्य वाले जो हमारे प्रश्न होते हैं उसमें अगर आप ज़्यादा भी ना कर सकें तो कम से कम इतना ज़रूर कर दें कि वो प्रश्न वाली लाइन तो कम से कम लिख दें और उसमें से उस शब्द को काट दें जो प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसमें किम शब्द है, किम शब्द को हम काट देंगे, ठीक है, किम शब्द को हम काट देंगे
बाकी हमारा आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है, जो पंक्ति है ना प्रश्न की वही हमारा आंसर बना देती है आधा। तो वायसः उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन विषय एवदत् यत् की, इसके बाद वो लाइन लिख दो जो आपको पैराग्राफ में मिलती है। यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति, जो हमने सर्कल में किया पैराग्राफ में, ये वाली लाइन पूरी इसके बाद में लिख दो यत् के बाद में, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा भी तथैव भविष्यति, जिस देश का राजा इस प्रकार अंधा होगा तो उसकी प्रजा भी वैसी हो जाएगी। इसके बाद है दूसरा, लोकतांत्रिक देशेषु कीदृशी और लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। लोकतांत्रिक देशों में देश की कैसी स्थिति होती है, तो इसका आपको कुछ नहीं करना। इसका क्या करना है, ये लाइन है ना लोकतांत्रिक देशेषु, ये वाली लाइन उठा के पूरी की पूरी लिख दो, बस आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा, ये नहीं कि बिना कुछ करे काम चल जाएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। हाँ जी, ये हाँ दूसरे का हमने वहाँ पर मिला दिया। लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति, ठीक है। इसको उठा के ऐसे का ऐसा लिख दो। इसके बाद वायसः तत्र कदा आगच्छत्, भाई कौवा वहाँ पर कब आया, कब आया, अभिषेकोत्सव है, यदा से लिखो। ये जो तीसरे को घुमा देंगे हम, लो जी तीसरे ये हमारा चल पड़ा यदा से, यहाँ से, ठीक है। यदा अभिषेकोत्सव प्रारब्ध तदैव कश्चित् वायसः तत्र आगच्छत्, यहाँ तक बन जाएगा ये, ठीक है। ये वाली लाइन, हाँ जी ये वाली बन गई आपका आंसर। भाई जब अभिषेक का उत्सव प्रारंभ हुआ तभी कोई कौवा वहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप पैराग्राफ में से प्रश्न छांटने सीखें। यह पठित गद्यांश था और इसके अब आ गया शीर्षक। अब शीर्षक बताओ क्या हो गया इसका। सारा जो मैटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौवे के ऊपर। एक तो आप कौवा लिख सकते हैं, ठीक है, चतुर्वायसः भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइटल हमेशा शॉर्ट में लिखना होता है, चतुर्वायसः। और क्या लिख सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में इसमें ज़्यादा चर्चा हो। एक तो ये लिख सकते हैं, टाइटल एक हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपको पैराग्राफ में से छांट के बताते हैं। ये देखो ये आई है यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में इसमें ज़्यादा चर्चा की गई है। ये लाइन भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। ये दो हमारी नज़रों में सबसे ज़्यादा ठीक है, यहाँ तक यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ इतना, ठीक है। ये दो टाइटल आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ज़्यादा उचित यही है। हाँ जी, इसके बाद आ गया का कह, कौवा। कौवा इसके इत्यस्य किम समानार्थकम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, केवल प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ही प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर हमने पढ़ लिया था, निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए, तो यही निर्देश होते हैं, ठीक है। ये लिख रखा है यथा निर्देशम, ठीक है, निर्देश ध्यान से पढ़ें। अच्छा, दूसरी बात, इस तरह के जो भाषिक कार्य के प्रश्न आते हैं उसकी एक पहचान हमने मोटी सी आपको बता रखी है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो हम दोबारा बता देते हैं। इसमें आपको करना क्या है, मान लो अगर आपको संस्कृत नहीं आती और आपको पेपर तो फिर भी करना है, अगर संस्कृत नहीं आएगी तो पेपर तो देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए संस्कृत नहीं आती और इस तरह के प्रश्न में फिर आप आंसर कैसे पता करें। भाई मान लो इस लाइन की हिंदी आपको नहीं आती, आप ज़्यादा बड़े विद्वान नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं भी ज़्यादा बड़ा विद्वान नहीं। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है, मैंने कहा था वो शब्द ढूंढो जिसके लास्ट में पदम लिखा है, पदम, पदम, ये मिल गया पदम लिखा हुआ शब्द। अब जो शब्द आपको पदम से पहले लिखा मिलेगा, समझ लो वही चीज़ पूछ रखी है। 99% यही पहचान होती है। पदम से पहले देखो, एक में आ गया समानार्थक, दूसरे में कर्तरी आ गया, तीसरे में विलोम आ गया, चौथे में विशेषण आ गया। तो यहाँ पर का कहे का क्या पूछा है, समानार्थक, क्या आया है, वाइस है। का कहे का क्या आया है, वाइस है, ये वह है, ठीक है। हाँ, लिखाई वगैरह मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हाँ जी।
तो ये वायस हो गया। इसके बाद इसमें पूछ रखा है आगछत का कर्तृपद। भाई आया कौन आया, इसका भी वायस बन जाएगा। कौवा आया था, आने वाला तो कौवा ही था। कौवे ने आके खेल बिगाड़ दिया बेचारे, नहीं तो उल्लू राजा बन गया होता। इसके बाद नवीना, नई, नवीना का मतलब नई। अब नई का विलोम शब्द लिखना है। यह कथा पुरानी है तो पुरातनी, पाठ में आया था, सॉरी इसमें गद्यांश में क्या था, यह कथा पुरानी है, ठीक है, पुरातनी। इसके बाद दिवानदह उल्लुक है इत्यान्य विशेषण पदम। अब ये विशेषण विशेष्य वाले जो हैं, इसकी एक और मोटी सी पहचान हम बता देते हैं आपको। जो मिलते जुलते आपको दो शब्द देता है ना, पहले तो आपको इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं भाई, जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता होती है उसको विशेष्य कहते हैं। सीधी सी बात है, जो क्वालिटी होती है ना वो विशेषण होती है। और मान लो अगर ये परिभाषा भी याद ना रहे तो क्या करेंगे, मिलता है जुलते जो आपको दो शब्द दे रखे हैं उनमें जो पहला शब्द होगा ना वो विशेषण होगा। सीधी सी बात है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं उस टाइम, फिर आपको तुक्का मारने वाली बात जहाँ पर आए, ठीक है। पहला शब्द उठाओ वो विशेषण आ गया, देवानंद है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में जो विशेषता होती है वो लगभग पहले बताई जाती है 99%। इसके बाद आ जाओ दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है। दूसरे प्रश्न में आ गया जी रचनात्मक कार्य। यहाँ पर आपको पत्र दे दिया है, इसने दे दिया भवान हार्दिक, आप हार्दिक हो, यानी कि हार्दिक आपका नाम है। भवान प्रतिदिनम च, भवान आप प्रतिदिनम प्रतिदिन च, और चाउमीन बर्गर, चाउमीन और बर्गर इत्यादिकम इत्यादि को त्वरित, त्वरित भोजनम, त्वरित क्या होता है, फास्ट फूड को कहते हैं, तला हुआ, ठीक है, खादती खाते हैं। अब देखो ज़्यादा चटोरे बनने की ज़रूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम पत्र पर आते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ भोजनस्य, स्वस्थ भोजन के महत्व को वर्णयंत्या वर्णित बताती हुई अग्रजया बड़ी बहन के द्वारा भवंतम प्रति, आपके प्रति लिखित पत्रे, लिखे गए पत्र में रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूरा करके पत्रम च, पत्र को च, और पुनः दोबारा से उत्तर पुस्तिकायाम, उत्तर पुस्तिका में लिख तो लिखिए। अब देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, आपको पत्र मिल गया और पत्र को उठाकर बच्चे क्या करते हैं, सीधा रिक्त स्थान लिख देते हैं। लो जी 1 नंबर पे ये शब्द आ गया, 2 पे ये आ गया, 3 पे ये आ गया, इस तरह ऐसे लिख देते हैं। 1 नंबर पे ये शब्द है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, ऐसे ही लिखते हैं ना। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने लिखा है पत्रम से पुनः, इस पत्र को दोबारा से, ठीक है। रिक्त स्थानानि पूरित्वा, रिक्त स्थान को भर के ढंग से इस पत्र को दोबारा से उत्तर पुस्तिका में लिखना है। भाई 5 नंबर का मामला है, इस पत्र को पूरा दोबारा से आपको लिखना है, शॉर्टकट में काम नहीं चलेगा। अब हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। पहले मंजूषा के शब्द, हम शब्दों के अर्थ बता देते हैं। त्वरित भोजनस्य का मतलब होता है फास्ट फूड का। त्यजतु छोड़ दीजिए, पत्रेण पत्र के द्वारा, सेवनम सेवन करना, ईदृशम ऐसा, ग्रहितव्यम ग्रहण करना चाहिए, स्नेहाशीष है प्यार भरा आशीर्वाद, सेवते सेवन करता है, रुग्ण है रोगी, अग्रजा बड़ी बहन, ठीक है। इसके बाद आ गया प्रिय हार्दिक, प्रिय हार्दिक, अब ये आपकी बड़ी बहन है और बड़ी बहन तो आशीर्वाद देगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, स्नेहाशीष है। तो 1 नंबर पे क्या आ गया, हम यह नंबर लिखते रहेंगे, स्नेहाशीष है आ गया आपका। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ जी अब ठीक होगा। स्नेहाशीष है 1 नंबर पर आ गया। प्रिय हार्दिक आपको आशीर्वाद है। मया मात्रा लिखितम पत्रम, मेरे द्वारा माता के द्वारा लिखा गया पत्र प्राप्त किया गया। अर्थात आपकी माता जी ने आपकी शिकायत आपकी बड़ी बहन से की थी। आपकी मम्मी को पता था आप सुधरोगे नहीं, अब मम्मी की तो मानी नहीं, तो मम्मी ने आपकी बड़ी बहन को बताया कि आपका छोटा भाई फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, उसको समझा दे। आजकल बच्चे मम्मी की भी नहीं मानते, तो बेटा इन बातों की तरफ थोड़ा ध्यान दो, फास्ट फूड को खाना छोड़ दो, ठीक है। अब देखो लेटर लिखना पड़ रहा है आपको 5 नंबर का, फास्ट फूड के चक्कर में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मया मात्रा, मेरे द्वारा माता के द्वारा लिखा गया पत्र प्राप्त किया गया। तेन उस पत्रेण, यहाँ लिखेंगे 2 नंबर पे क्या आएगा, पत्रेण, उस पत्र के द्वारा
मया ज्ञातम, मेरे द्वारा जाना ज्ञात हुआ, मुझे ज्ञात हुआ, यत भवान कि आप संतुलित भोजनम, अच्छा भोजन न नहीं। इसके बाद क्या आएगा, सेवते, तीसरे में क्या आएगा, सेवते, अच्छा भोजन सेवन नहीं करते हैं, तीसरे नंबर पे सेवते आ गया। प्रतिदिन हम से, और प्रतिदिन चाउमीन बर्गर इत्यादि खाते, चाउमीन और बर्गर इत्यादि खाते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर चौथे नंबर पर क्या आएगा, ईदृशम भोजनम, क्योंकि भोजन लिख दिया लेकिन भोजन से पहले कैसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भोजन स्वास्थ्याय सम्यक न भवति न अस्ति, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यदा कदा तू, यदा का मतलब जब, कदा का मतलब कब, जब कभी तो, जब कभी तो, अस्य इसका, इसके बाद आ गया हमारा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में सोचो आप क्या होगे, रिक्त स्थान में क्या होगा, सेवनम, जब कभी तो इसका सेवन, पाँचवें नंबर पर आ गया सेवन, जब कभी तो इसका सेवन कर तुम सकते थे, किया जा सकता है। भाई एक आध बार तो खा सकते हैं, ये नहीं कि कंटिन्यू, लीवर डेड हो जाएगा, लीवर की समस्या हो जाएगी, है ना। जब कभी तो इसका सेवन किया जा सकता है, परम प्रतिदिनम, परंतु प्रतिदिन, त्वरित भोजनस्य, छठे नंबर पर क्या आ गया, फास्ट फूड का सेवनम, जो सेवन होता है वो स्वास्थ्य हानिकारम, हानिकरम, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य आया तो, स्वास्थ्य के लिए तो संतुलित भोजनम एवं, स्वास्थ्य के लिए तो मतलब पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन ही ग्रहीतव्यम, ग्रहण करना चाहिए। सातवें नंबर पर क्या आ गया, ग्रहीतव्यम। इसके बाद यतः, क्योंकि, यतः मतलब क्योंकि, स्वस्थ शरीर एवं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन से विकास भवति, स्वस्थ मन का विकास होता है। अतः इसलिए भवान, आप त्वरित भोजन से सेवनम, आप त्वरित भोजन का सेवन त्यजतु, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये करो तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर सकते भाई, अगले की मर्जी। हाँ, करो त्यजतु लिखने के बाद करो तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख रखी है तो छोड़ दीजिए। अगला कह रहा है तो छोड़ दो भाई, फास्ट फूड का भोजन जो है खाना छोड़ दो। हाँ, इसके बाद स्वास्थ्य वर्धकम भोजन में खा दो, तो स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाले भोजन को ही खाइए। अनेन भवान कदापि, इससे आप कभी भी, अनेन इससे भवान आप कदापि कभी भी रुग्णः न भविष्यति, बीमार नहीं होंगे। भवान स्वास्थ्य विषय, आप स्वास्थ्य के विषय में जागरूक है, तिष्ठतु, जागरूक रहिए, इति में अनुरोध है, ऐसा मेरा अनुरोध है। भवदिया अग्रजा, अब ये अग्रजा आना था यहाँ पर, और अग्रजा इसने लिख दिया, यानी एक नंबर तो फरीका दे दिया आपको। चलो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत तेज़ है, आपकी किस्मत तेज़ है, तभी जाकर ये आपको नंबर दे रहे हैं फ्री में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पत्र। इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में आ गया एक अच्छा सा चित्र। अब चित्र में क्या है, प्रदत्तम चित्रम दृष्टवा, दिए गए चित्र को देखकर मंजूषायाम, मंजूषा में प्रदत्त शब्दानाम सहायतया, दिए गए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यानि संस्कृत ने लिखत। अब ये 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं, 5 नंबर का कार्य है। अब यहाँ पर पहले तो चित्र को अच्छी तरह से देख लो, इस चित्र में क्या कार्य हो रहा है। एक तो हेलमेट पहने हुए व्यक्ति जा रहा है, एक बिना हेलमेट वाला रुपए पकड़ा रहा है, यानी कि जुर्माना लग गया, बेचारे का चालान कट गया। और ये पुलिस वाला 1 रुपये ले रहा है और दूसरा कुछ दे रहा है, यानी कि रसीद दे रहा है भाई, इसका चालान काट के, ठीक है। और क्या है, और इसमें पेड़ पौधे हैं, ये तो चित्र हमने पहले देख लिया। अब हम पढ़ेंगे मंजूषा को। मंजूषा में देखो क्या है, मंजूषा में है शिरस्त्राणस्य, शिरस्त्राणस्य का मतलब होता है हेलमेट का, यानी कि सिर पर ओढ़े जाने वाली कोई भी चीज़ को हम शिरस्त्राण कह सकते हैं। इसको आप टोपी भी कह सकते हैं और हेलमेट भी, दोनों मान सकते हैं, शिरस्त्राणस्य, ठीक है। हेलमेट का दंड शुल्कम, जुर्माना, आरक्षक है सिपाही, सुरक्षा, ये सुरक्षा के लिए, धारित्व धारण करके, दुर्घटना, ये दुर्घटना के लिए, निर्बाधम बाधा रहित, आमंत्रणम, आमंत्रणम का मतलब होता है बुलावा, शुल्क प्राप्ति पत्रम, शुल्क प्राप्ति पत्र, मोटरसाइकिल चालक है मोटरसाइकिल चलाने वाला, आत्मरक्षा, ये अपनी रक्षा के लिए। तो ये तो थे अर्थ जो हमने बता दिए आपको, और अब हम आपके लिए वाक्य और लिख देते हैं, है ना। तब तक आप भी लिखो, हम भी लिखते हैं फिर।
लो जी, ये लिख दिए आपके लिए 5 वाक्य। पहला वाक्य है मोटरसाइकिल चालक है गच्छति, मोटरसाइकिल चालक जाता है। दूसरा हमने लिख दिया शिरस्त्राणस्य प्रयोग है आत्मरक्षायै भवति, हेलमेट का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए होता है। तीसरा हमने लिख दिया जन है दंड शुल्कम ददाति, व्यक्ति जुर्माना देता है, दंड शुल्क कहते हैं जुर्माने को। चौथा है आरक्षक है शुल्क प्राप्ति पत्रम ददाति, आरक्षक जो सिपाही है वो शुल्क प्राप्ति पत्र यानी कि रसीद जो होता है, रसीद वो ददाती देता है, दे रहा है। एक है जना निर्बाधम गच्छति, एक व्यक्ति बाधा रहित जा रहा है, आराम से जा रहा है क्योंकि उसने हेलमेट लगा रखा है। और दूसरी विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, इन शब्दों का जो आप प्रयोग करेंगे इनमें इच्छानुसार आप विभक्ति का परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसा नियम है, हम आपको बाद में दिखा भी देंगे, बता भी देंगे। CBSE के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है बच्चों के लिए, उसको आप अपनी इच्छानुसार विभक्ति का परिवर्तन करके इन शब्दों के अनुसार आप वाक्य बना सकते हैं, तो भी आपको अंकों का लाभ दिया जाएगा। ये 5 वाक्य आपके लिए हमने बनाए। अन्य वाक्यों का निर्माण भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार, ज्ञान के अनुसार कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में आता है एक अनुच्छेद, वो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भाई मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम, ये अथवा में है, चित्र वर्णन के अथवा में है। मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायेन निम्नलिखितम विषयम अधिकृत्य न्यूनाति न्यूनम पंचभिः संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत। अच्छा, अनुच्छेद ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसने आपके लिए पहले ही कह दिया कि मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित विषय को अधिकृत करके कम से कम 5 संस्कृत वाक्यों के द्वारा एक अनुच्छेद लिखिए। कम से कम यानी कि आपका 5 वाक्य लिखने से काम चल जाएगा। ठीक है, आपने अपने पुस्तकों में अनुच्छेद काफ़ी बड़े बड़े पढ़े होंगे व्याकरण विधि में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 वाक्य में काम चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही काम हमको करना पड़ेगा। क्या, पहले आप शब्दों को पढ़ लीजिए। साक आपन है, साक, साक का मतलब सब्जी, आपन है मतलब बाज़ार या दुकान, दोनों चीज़ हम मान सकते हैं। यहाँ पर हम बाज़ार मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के शब्द दे रखे हैं। विविधानि शाकानि पलाण्डु आलू कमकार वेल्लम मरीचिका वृंतांकम वार्तिकी इत्यादीनि क्रेतारः विक्रेतारः जन सम्मर्दः जन धनपत्राणि कोलाहलम उच्चै आह्वयन्ति पंखयुक्ता भूमिः अस्वच्छता अवकरः मक्षिकः महार्गम फलानि। तो इन शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य आप लिखने की कोशिश कीजिए। तब तक हम भी लिखते हैं, आपको बताते हैं लिखकर। लो जी, आपकी सेवा में दोबारा हाजिर है। आपके लिए हमने 5 वाक्य दोबारा बना दिए। पहले हमने चित्र वर्णन के बनाए थे, अब हमने अनुच्छेद के बनाए हैं, इस बात का ध्यान रखें। और देखो, पहला वाक्य हमने बना दिया, अहम साक आपणम गच्छामि, मैं सब्जी मंडी जाता हूँ। भाई, सब्जी का बाज़ार को हम क्या कहते हैं, सब्जी मंडी कह देते हैं। ठीक है। दूसरा वाक्य हमने बना दिया, तत्र साक क्रेतारः सन्ति, वहाँ सब्जियाँ खरीदने वाले हैं। साक मतलब सब्जी, क्रेतारः इसने दे रखा था। ठीक है। इसके बाद एक हमने बना दिया, तत्र साक विक्रेतारः सन्ति, वहाँ सब्जियाँ बेचने वाले हैं, विक्रेतारः भी इसने दे रखा था। चौथा वाक्य हमने बना दिया, तत्र कोलाहलम भवति, कोलाहल इसने दे रखा है, शोर, वहाँ शोर होता है। भाई, काफ़ी शोर होता है सब्जी मंडी में। इसके बाद तत्र अस्वच्छता अस्ति, वहाँ पर अस्वच्छता है यानी कि गंदगी है। ठीक है, ये अस्वच्छता इसने दे रखा था। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आप सभी शब्दों का प्रयोग करके ही वाक्य बनाए, नहीं। इसके जितने भी मंजूषा के शब्द हों, आप इन शब्दों को ज़रूरी नहीं कि सभी को प्रयोग करें, जितने में आपके 5 वाक्य बन जाएं केवल उतना ही आप प्रयोग करें। और हमारी एक व्यक्तिगत सलाह यही है, आप छोटे से छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा बड़े वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे तो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके बाद आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। अब चौथे प्रश्न में क्या है, चौथे प्रश्न में है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों को संस्कृत भाषा के द्वारा, अनुद्य का मतलब होता है अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके लिखते लिखिए। केवलम 5 वाक्यम, केवल 5 वाक्य आपको लिखने हैं। इसने ऑप्शन दे रखे हैं 7, यानी कि 7 में से आप 2 छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी
हम आपके लिए लिख देते हैं। ये लीजिए, आपके लिए हमने 6 वाक्य बना दिए हैं। पहला वाक्य है, घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। गृहात वही बालकौ क्रीडत है। बालकौ ये जो शब्द है ये द्विवचन में होता है, इसलिए इसके साथ में अलग से द्वौ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे अगर लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। द्वौ भी साथ में लिखना गलत नहीं होगा, लेकिन द्विवचन को हम 2 के लिए ही मानते हैं। इसके बाद है, मेघदूतम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। तो मेघदूतम कालिदासस्य प्रसिद्धा रचना अस्ति। प्रसिद्धा ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि रचना जो है, रचना शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रसिद्धा लिखेंगे। इसके बाद है, तुम सब कल क्यों नहीं आए थे। योयम हयः किमर्थम आगच्छत। किमर्थम न, यहाँ पर एक शब्द और हम लिख गए किमर्थम न, सॉरी एक चीज़ रह गई, ले ये हमने लिख दिया किमर्थम न आगच्छत। इसके बाद है, वे दोनों वहाँ जाएं तौ तत्र गच्छताम। इसके बाद है, 5वां परिश्रमी जन सदैव सफल होता है। परिश्रमी जन है सदैव सफल है भवति। और छठा है, सभी छात्र निश्चय ही सफल होंगे। सर्वे छात्राः, यहाँ पर एक शब्द रह गया निश्चयन। निश्चयन बाद में भी लिख सकते हैं, लो हमने लिख दिया। संस्कृत का यही फ़ायदा है पढ़ने का। क्या फ़ायदा है इसमें, किसी भी शब्द को आप आगे पीछे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। क्रिया को पहले लिख दे, कर्ता को बाद में लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक शब्द का अर्थ अपना अपना होता है और वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता। संस्कृत की सबसे बड़ी खासियत यही है, वो अर्थ उसका अपनी जगह फिक्स रहता है। और लेकिन ये नहीं कि हम नियमों का उल्लंघन कर दें। सबसे पहले हमको कर्ता ही लिखना चाहिए, लेकिन अगर हम कर्ता की जगह क्रिया पहले भी लिख जाएं, कर्ता हम सबसे लास्ट में भी लिख दें, तो भी आपका वाक्य किसी भी प्रकार से गलत नहीं माना जाएगा। वो 100% आपका सही माना जाएगा, ठीक है। संस्कृत का यही है, क्योंकि हर एक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ है। वो आगे पीछे करने से, कहीं भी वाक्य में कहीं भी स्थापित कर देने से किसी भी शब्द का कोई अर्थ नहीं बदल जाता। संस्कृत की बस यही विशेषता है। तो एक वाक्य हमारा रह गया, वो भी हम लिखते हैं। 6 वाक्य हमने बना दिया आपके लिए। ये आपका अंतिम वाक्य है, उस लड़की ने पुस्तक पढ़ी। सा बालिका पुस्तकम अपठत। सा बालिका पुस्तकम अपठत। ये आपका इतना वाक्य बन जाएगा संस्कृत में। इसके बाद आ गया पढ़ा हुआ पैराग्राफ। देखिए यहाँ पर इतना आपका ये पढ़ा हुआ पठित शुरू हो गया, जो भी आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है, सेम उसी द्वितीय भाग्य में से। इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है, 5वां प्रश्न है, अध्योलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। भाई नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के द्वारा लिखिए। चलो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ साथ में मैं अर्थ बोलता रहूँगा, ताकि आपको पूरा ये जो गद्यांश है समझ में आ जाए। यद्यपि ये पाठ हम पढ़ा चुके हैं, जिसने भी ये पाठ नहीं पढ़ा वो पूरे पाठ को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं, अपनी किताब के नाम को ढूंढें, सेम उसी द्वितीय भाग है, और वहाँ पर ये विचित्र साक्षी पाठ आपको मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ें। हाँ जी, चलिए आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। कश्चन निर्धनो, कोई निर्धन, किसी निर्धन, कश्चन किसी निर्धनो, निर्धन जन है व्यक्ति ने भूरी परिश्रम में बहुत परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम धन को उपार्जितवान इकट्ठा किया, कमाया। किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन को कमाया। तेन वित्तेन, उस धन से, तेन उस वित्तेन धन से, स्व अपने पुत्रम पुत्र को, एकस्मिन एक महाविद्यालय कॉलेज में अर्थात महाविद्यालय में प्रवेश दापयितुम दिलाने में सफल जाता हो गया। उस पैसे से, उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तन्य, उसका पुत्र तत्रैव वहीं पर छात्रावास में निवसन रहता हुआ अध्ययन में संलग्न है, लीन समभूत हो गया। उसका पुत्र या वह पुत्र वहीं पर छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन में, पढ़ाई में संलग्न हो गया, लग गया, लीन हो गया। एक बार स वह पिता, एक बार वह पिता तनुजस्य पुत्र की
तनुजस्य पुत्र की रुग्णताम, रुग्णता को आकरण सुनकर व्याकुल हो जाते, व्याकुल हो गया भाई, माता पिता को चिंता हो जाती है जब संतान को कुछ तकलीफ हो तो। पुत्रम, पुत्र को दृष्टुम, देखने के लिए, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित है, चल पड़ा, प्रस्थान कर दिया। परम, परंतु अर्थ कारसेन, धन की कमी से पीड़ित है, पीड़ित हुए ने, स उसने, बसयानम, बसयान को, विहाया छोड़कर, पदाति रेव, पैदल ही, प्राचलत चल पड़ा। परंतु धन की कमी से पीड़ित हुआ वह बसयान को छोड़कर, बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पैसे की कमी थी भाई, गरीबी पता नहीं क्या करवा देती है। आज इसके बाद है पदाति क्रमेण। पदाति क्रमेण का मतलब क्या है? पैदल के क्रम से संचलन चलता हुआ, सायं, सायंकाल, समय समय, अपि भी, सायंकाल के समय भी, असौ वह, गंतव्याद, गंतव्य से यानी कि मंजिल से दूरे दूर आसित था। पैदल के क्रम से चलता हुआ सायंकाल के समय भी वह मंजिल से दूर था। निशांत कारे, रात में अंधेरा, प्रसरिते फैलने पर, विजने सुनसान प्रदेश स्थान पर, पदयात्रा, पदयात्रा का मतलब पदयात्रा न नहीं, सुबह वह शुभ होती। भाई रात में अंधेरा फैलने पर, सुनसान जगह पर पैदल चलना ठीक नहीं होता, पदयात्रा शुभ नहीं होती। एवं इस प्रकार से विचार करके स वह पार्श्व स्थित, पास में स्थित, ग्राम, गांव में, रात्रि निवासम, रात्रि का ठहराव, रात्रि का निवास, कर्तुम, करने के लिए, कंचित, किसी, गृहस्थम, उपागत, गृहस्थी के पास में गया। करुणापूर्वक दयालु गृही, गृहस्थी ने, तस्मय, उसको, आश्रम, आसरा, प्रायच्छत दे दिया। अब दयालु गृहस्थी ने उसको आसरा दे दिया। तो ये तो था हमारा पैराग्राफ। अब इसमें से प्रश्न पढ़ेंगे हम। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, कै भूरी परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, किसने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। केवलम प्रसंदव्यम, केवल 2 प्रश्न करने हैं, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि निर्देश जो है वो दिया गया है। और दूसरी विशेष बात, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब इसने 2 प्रश्न पूछ रखे हैं। अब बच्चे को मान लो क्या है, अब बच्चे को मान लो तीनों आते हैं तो तीनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा अगर आप तीनों कर देते हो तो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तीनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें जितना पूछा है, यदि आपको आता है तो पहले उतना ही लिखें, ठीक है। अब मान लो 2 पूछ रखे हैं, आपको 2 ठीक आते हैं तो पहले 2 ही लिखें, अगर नहीं आते तो फिर आप तीनों लिख दें, ठीक है। हाँ जी, तो तीनों में भी अंकों का लाभ मिलने की संभावना हो जाती है, लेकिन नुकसान तो होता ही नहीं, ठीक है, नुकसान होगा नहीं। हाँ जी, इसके बाद यहाँ पर देखो, पहला है किसने परिश्रम करके कुछ धन कमाया, किसने कमाया, बताएगा कोई? चलो बताते रहो, कमेंट करके बता देना जी, है ना। हाँ, निर्धन व्यक्ति ने कमाया। आपकी लाइव क्लासें कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी पेपर के टाइम। हाँ, निर्धनो जन है, ठीक है, निर्धन व्यक्ति ने, ठीक है, जन है साथ में लिख सकते हो। एक बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, निर्धनो जो शब्द है ना, अब निर्धन तो व्यक्ति होगा, कोई जानवर तो होगा नहीं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप निर्धन है एक शब्द ये भी लिख देंगे, निर्धन है सिर्फ इतना, जन है नहीं लिखा, तो वो भी आपका गलत नहीं होगा, वो आपका ठीक मान लिया जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब जन है लिखेंगे तो देखो, अब कुछ छात्र कन्फ्यूज ये हो सकते हैं कि एक शब्द में पूछा और निर्धन और जन ये दोनों मिलके 2 शब्द हो गए, कुछ छात्र कन्फ्यूज हो सकते हैं, है ना, कि भाई शब्द 2 हो गए और आंसर 1 पूछा था। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मैं आपको समास करने का तरीका बता देता हूँ। जो भी मूल शब्द हो, अब निर्धन शब्द आपने पढ़ा है हिंदी में और निर्धनो नहीं पढ़ा, तो जो शब्द आपने हिंदी में पढ़ रखा है ना, जैसे उस शब्द को सेम टू सेम वैसे करके, वैसे रख के, जैसे हिंदी में पढ़ा है, संस्कृत वाला चक्कर छोड़ो, जैसे हिंदी में पढ़ा है ना, जैसे निर्धन पढ़ा है हमने, निर्धनो नहीं पढ़ा हिंदी में, तो निर्धन लिख के दूसरे वाले शब्द को साथ में जोड़ दो, निर्धन जन है, ठीक है। ये आपका समास बनाने का तरीका है। समास का नियम है, समासे मूल शब्दम, समासे मूल शब्दम, समास में मूल शब्द प्रयोग होता है, यानी कि विभक्ति प्रयोग नहीं होती पहले वाले शब्द में, बाद वाले में विभक्ति का प्रयोग हो सकता है, ठीक है।
निर्धन है। ये हो गया जी। इसके बाद है दूसरा, करुणोपरो गृही तस्मै किम प्रायच्छत्, दयालु गृहस्थी ने उसको क्या दिया, क्या दिया भाई, आसरा दिया, तो आश्रयम आ जाएगा। दूसरे का क्या आ जाएगा, आश्रयम, तो दूसरे का आ गया आश्रय। तीसरा है निर्धनस्य पुत्र है कुत्र निवसन अध्ययन संलग्न समभूत, निर्धन व्यक्ति का जो पुत्र है, अब देखो निर्धनस्य, मेरी बात आ गई ना ठीक यहाँ पर। अब इसने जनस्य नहीं लिखा, सिर्फ निर्धनस्य लिख दिया। अब क्या करोगे, अब मेरी बात समझने की यहाँ पर तो समझ में आ गई होगी ना। हमने वहाँ पर सिर्फ निर्धन शब्द को लिखने की कोशिश की थी, पहले वाले प्रश्न में हमने सिर्फ निर्धन शब्द को लिखने की कोशिश की थी। तो ये शब्द अगर आप लिख देते ना एक शब्द, तो इसमें भी आपका आंसर ठीक माना जाता, क्योंकि इसने तीसरे में देखो जन तो लिखा ही नहीं, निर्धनस्य जनस्य, बताओ, तो अकेला इसने लिख दिया निर्धनस्य पुत्र है। भाई निर्धन का पुत्र अर्थात निर्धन व्यक्ति का पुत्र, कुत्र निवसन कहाँ पर रहता हुआ, पढ़ाई में लीन होगा, कहाँ पर, वो जगह बतानी है भाई आपको। कुत्र का मतलब हो जगह, तो छात्रावास है। तीसरे का क्या हो जाएगा, छात्रावास है। ओके, एक शब्द लिखना है। इसके बाद आ जाओ दूसरे पर। दूसरे में क्या है, दूसरे में पूरे वाक्य में आपको आंसर देने हैं। पिता कथम व्याकुल हो जाता है, पिता व्याकुल क्यों हो गया, तो ये लाइन हम लिख देंगे, पिता तनुजस्य रुग्णता माकर्ण्य व्याकुल हो जाता है। ठीक है, ये जितनी हमने सर्कल में फिट कर दी है पूरी की पूरी लाइन, इसकी पहले की क्या हो जाएगी, उत्तर। दूसरा है निर्धन जना किमर्थम पदाति रेव चलत प्राचलत, भाई निर्धन व्यक्ति पैदल क्यों चल पड़ा, क्यों चल पड़ा बताइए, कमेंट करके बता देना है ना। हाँ, सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, आप कमेंट करना सीख जाओगे और मुझे पता लग जाएगा आप कितने पढ़े लिखे हो। हाँ जी, तो यहाँ आ जाएगा अर्थ कारस्येन पीड़ित है सबस्यान विहाय बताती रहे चलते। इस लाइन को सेम टू सेम लिख दो उठा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। हाँ, इसके बाद तीसरे पर जना है किम विचार्य पार्श्वस्थित ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहसमुपागत, व्यक्ति क्या विचार करके पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के पास गया, क्या विचार करके, क्या सोचा था उसने, ये जो बात सोची थी ना, यहाँ से लिख दो भाई। निशांधकारे, रात में अंधेरा फैलने पर सुनसान जगह पर पदयात्रा शुभ नहीं होती, ये सारे की सारी लाइन यहाँ तक लिख दो। गृहस्थम उपागत है, ठीक है। ये देखो लास्ट वाला शब्द क्या था, गृहस्थम उपागत है। निशांधकारे से शुरू होके और बीच वाली पूरी लाइन और तीसरी लाइन का नीचे उपागत तक, ठीक है। ये इसके आंसर बन जाएंगे। पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, अपठित गद्यांश जो है हमारा वो 10 नंबर का आता है और पढ़ा हुआ हमारा सिर्फ 3 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें भाषी कार्य नहीं आता। और इसी प्रकार से हमारा छठा प्रश्न वैसा का वैसा जैसा आपका गद्यांश था, बस इसमें पद्यांश है। तो छठे प्रश्न में है, नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़कर क्या करें, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। पहले इस पद्यांश को पढ़ देते हैं, ठीक है। मृगा मृगै संगम अनुवर्जन्ति गावश्च गोभी तुर्गा तुरंगै ही मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीः सुधीभिः समान शील व्यसनेषु सख्यम। अब देखो, हिरण हिरणों के संग चलते हैं, यही हिरण हिरणों के साथ अनुकरण करते हैं, अनुवर्जन्ति पीछे चलते हैं, ठीक है। हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं, साथ में चलते हैं। गावश्च गाय जो होती है गायों के साथ रहती है। तुर्गा घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खा मूर्खई मूर्ख मूर्खों के साथ रहते हैं। सुधीय विद्वान व्यक्ति जो होते हैं विद्वानों के साथ रहते हैं। अब देखो इतनी चीज़ें बता दी और इसका कारण क्या है वो लास्ट में बता दिया। समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान एक जैसा शील व्यवहार व्यसन आदत, एक जैसा व्यवहार या आदत वालों में, एक जैसे व्यवहार या आदत वालों में सख्यम मित्रता होती है। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं, एक पद वाला। इसमें लिखा है 2 करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक एक ऑप्शन आपको हर जगह एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। एक पद वाला है, कई मृगई सह अनुवर्जन्ति, हिरणों के साथ में कौन रहते हैं, कौन रहते हैं हिरणों के साथ में, बताइए। चलो कमेंट करके बता देना, कोई बात नहीं, आराम से बता देना, है ना। जब मेरा आंसर देख लो तो बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आप होशियार बन जाएंगे। हाँ जी, इसमें आ जाएगा मृगा, ठीक है। इसके बाद है सुधी भी सह के तिष्ठन्ति, भाई विद्वानों के साथ कौन रहते हैं, दूसरे का आ जाएगा सुधीय, दूसरे का क्या आ जाएगा सुधीय, पहले का क्या था मृगा। अब गावस्त का भी सह अनुवर्तन्ते, गाय किसके साथ रहती है, तीसरे का आ गया गोभी, क्या आ गया गोभी। हाँ, ये गाय वाला है गोभी,
कहीं खाने वाले को भी सोच लो। ठीक है, पहले का मृगा, दूसरे का सुधीय, तीसरे का गोभी। ठीक है, ये इस तरह से आप एक एक शब्दों के साथ आंसर लिखें। अब आ गया पूरे वाक्य में। पूरे वाक्य में है केसु सख्यम भवती। बताइए, पूरा वाक्य आपका आंसर यहाँ पर लिखा पड़ा है, कुछ भी नहीं करना। समान शील व्यसनेषु सख्यम, इसके बाद भवती और लिख दो, बस आपका आंसर बन गया जी। ठीक है, ये लो आंसर बन के आपका तैयार है ना। बस आपके कहने की देर है, आंसर तो हम बना ही देते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा है तुरगहा कई सहनवर्जंती, घोड़े किसके साथ रहते हैं। तो तुरगहा, इसमें एक शब्द चेंज करना होता है। मैंने कहा वो शब्द पहचान लो जो प्रश्नवाचक हैं। कई के साथ, कई की जगह पर क्या लिखेंगे, तुरंगई। कई की जगह पर तुरंगई लिख दो, बाकी पूरी की पूरी लाइन सेम टू सेम रख लो, कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। लो आपका आंसर बन गया तुरगहा तुरंगई सहनवर्जंती। ठीक है, घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं। इसके बाद है मूर्खा सुधी भी सुधीयश्च कई सहनवर्जंती। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो मूर्खा लिख रखा है ना, इसकी च काट देंगे, ऊपर से मूर्खा लिख देंगे। मूर्खा मूर्खई सुधी सुधी भी, इतना लिख के फिर लिख देंगे सहनवर्जंती। क्या समझ में आया, मूर्खा मूर्खई सुधी सुधी भी, इतना लिख के ये 4 शब्द, फिर हम क्या लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे सह अनुवर्जंती। ठीक है, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। इसके बाद 7वां आ गया जी। 7वें में क्या है, नाट्यांश है। नाट्यांश कौन सा होता है, नाट्यांश की पहचान क्या होती है। नाट्यांश वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति या जीव जंतु बातें कर रहे हो, एक से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि नाटक तभी तो बनेगा जब एक से ज़्यादा होंगे। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। जिसको ये पूरा पाठ पढ़ना है वो बच्चा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर अपने किताब के नाम को ढूंढकर सौहार्दम प्रकृति है शोभा, इस पाठ को पढ़ लें, क्योंकि उसी पाठ का ये नाट्यांश है। हाँ जी, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत में लिखत। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। कौवा आ गया, पहला भी कौवा परेशान कर गया था उल्लू को, है ना, उसी में से है ये। हाँ जी, तो आम सत्यम कथितम, कौवा कहता है हाँ सत्य कहा गया है तब तुम्हारे द्वारा, वस्तुतः वास्तव में वनराज है, जंगल का राजा भवितुम, बनने के लिए तू तो अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। कौवा कहता है हाँ सत्य ही कहा गया है तुम्हारे द्वारा, वास्तव में तो जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। तो कोयल, ठीक है, कोयल कहती है उपहसन, मजाक करते हुए, कथम त्वम योग्य, कथम, लो जी अब आपको ठीक दिखाई देगा। कथम त्वम योग्य, कैसे हो तुम योग्य, वन राजा भवितुम, जंगल का राजा बनने के लिए, यत्र तत्र, वहाँ जहाँ, का काम, काम इति, ऐसी कर्कश ध्वनि ना, कर्कश ध्वनि के द्वारा, वातावरणम, वातावरण को आकुली क्रोशी, दूषित करते हो। न रूपम, न तो रूप है, न ध्वनि, न ध्वनि है, अस्थि है, न रूप न ध्वनि है, कृष्ण वर्णम, काला रंग है, मेध्या, मेध्य भक्षकम, मेध्या होता है खाने योग्य और अमेध्या न खाने योग्य, भक्षकम का मतलब खाने वाला। खाने योग्य और न खाने योग्य दोनों प्रकार की वस्तुओं को खाने वाले को तवाम तुमको, कथम कैसे, वनराजम जंगल का राजा, मन्यमहे माने, वयम हम सब, कि भाई तुम तो दोनों प्रकार की वस्तुएं खाते हो, जो खाने योग्य होती है वो भी खा लेते हो और जो न खाने योग्य होती है उसको भी खा लेते हो, तो ऐसे तुमको हम कैसे जंगल का राजा माने। तब कौवा कहता है अरे अरे किम जलपसी, क्या बकवास कर रही हो, जलपसी मतलब बकवास कर रही हो, यदि यदि अहम, मैं कृष्ण वर्ण काले रंग का हूँ, यदि मैं काले रंग का हूँ, त्रही तुम, त्रही तो, त्रही मतलब तो, तवम तुम, किम क्या, गौरांगा गौरी हो, यदि मैं काला हूँ तो तुम क्या गौरी हो, अपिच और भी, विस्मृयते भूल गई, किम क्या, यथ की, मम मेरी, सत्य प्रियता, सत्य प्रियता, तू तो, जना नाम कृते, लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में मानी गई है। क्या मानी गई है, सत्य प्रियता। ऐनृतम, झूठ, वदसी बोलोगे, चेत यदि, काकदसित, कौवा काट लेगा, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा, यानी कि झूठ बोले कौवा काटे।
इति प्रकारेण इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः हमारी मेहनत हमारी परिश्रम ऐक्यम एकता च और विश्व प्रथितम संसार में प्रसिद्ध है। अपि च और भी काक चेष्टा कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी एव ही आदर्श छात्र मान्यते आदर्श छात्र माना जाता है। और कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है, अच्छा विद्यार्थी माना जाता है। तो कोयल कहती है पिकह मतलब कोयल कहती है अलम अलम बस करो अति विकथेन ज़्यादा कहने से किम विस्मृते यत क्या ये भूल गए हो यत की। अब कोयल याद दिलाती है भाई, एक बार कौवा याद दिला रहा था, अब कोयल याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? का कह कृष्ण पिकह कृष्ण कह भेद को भेद पिक का के ओ वसंत समय प्राप्त का कह पिकह कि का कह कौवा कृष्ण है काला है, पिकह कोयल कृष्ण है काली है, को क्या भेद है अंतर है पिक काके और कोयल और कौवे में। कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, लेकिन कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत का समय प्राप्ति आने पर वसंत का समय आने पर का कह कौवा हो जाता है, पिकह कोयल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कोयल जो होती है वो वसंत के समय में ज़्यादा चहचहाती है, अपना कुंजन करती है। और यदि किसी पेड़ पर कोयल बैठी होती है तो अपनी आवाज़ से ही पता चल जाता है। अगर वो पेड़ पर बैठी हुई दिखाई भी ना देगी तो भी उसकी आवाज़ से हम पहचान लेते हैं कि इस पेड़ पर कोई कोयल है। और कौवा होगा तो वो भी अपनी आवाज़ से पहचाना जाएगा। हाँ जी, इसके बाद फिर कौवा कहता है अरे परभृत अरे दूसरों के सहारे पलने वाली। ये कोयल का पर्यायवाचक शब्द है। पर का मतलब दूसरा, भृत का मतलब पाले जाने वाली। अब ऐसा सुना है जो लोकोक्ति हैं उनमें कहते हैं कि कोयल अपने अंडे देकर कौवे के पास में छोड़कर उन अंडों को चली जाती है, उसके बाद उन अंडों की संभाल जो है वो कौवा करता है, ऐसा सुनते हैं। तो इसलिए कहता है अरे दूसरों के सहारे पलने वाली अहम यदि तब तुम्हारी संततिम संतान को न पालिया में नहीं पालूं तरही तो कुत्र कहाँ से सयु हो पिकहा कोयलें। तो कोयल कहाँ से हो यदि मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं तो कोयल कहाँ से हो? कोयल तो होने का नाम ही नहीं आता है। इसलिए मैं ही एव ही करुणापर दयालु पक्षी से मराठा पक्षियों का राजा का कह कौवा। इसलिए मैं ही करुणा पर दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। तो वही पैटर्न है इसका भी। एक शब्द में आपको आंसर देना है पहले दो प्रश्नों का। तो पहला है पिक काक्यो भेदा कदा ज्ञाय दे। कोयल और कौवे का भेद कब होता है? तो इसमें आ जाएगा वसंत समय। पहले का क्या आ जाएगा? वसंत समय। दूसरा है क कर्कश ध्वनि न वातावरण आकुली करोती। भाई अपनी कर्कश ध्वनि के द्वारा वातावरण को कौन दूषित करता है? कौन करता है? काक है, कौवा करता है। इसके बाद है कीदृश है विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते। काक चेष्ट है ये शब्द है। पैराग्राफ में से छांटने की कोशिश करें। ये आ गया हमारा तीसरे का काक चेष्ट, ठीक है, कौवे जैसी चेष्टा वाला। इसके बाद है अंते का कह पिकम प्रति किम वदती। अंत में कौवा जो है वो कोयल को क्या कहता है? अंत में, यहाँ सबसे पहला शब्द लिखा अंत में, तो अंतिम जो लाइन है ना वो उठा के लिख दो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अंते का कह पिकम प्रति वदती किम, मैंने कहा आंसर बनाते हुए है ना प्रश्न का प्रश्नवाचक शब्द काट दो, ठीक है, और यत लिख दो यहाँ। हाँ जी, यत लिख दिया, तो वदती का ये हमने वो प्रश्नवाचक चिन्ह काट दिया। और ये पूरी की पूरी लाइन लिख दो, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन आपको लिख देनी है, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद है का कह कदा सेत। कौवा कब काटे? कब काटे? हम तो चाहते ही नहीं भाई कौवा काटे, लेकिन कब काटे? जब झूठ बोले। झूठ बोलोगे तो फिर तो कौवा काटेगा, ऐसा सुनते हैं। अब किसी को काटा है कि नहीं काटा वो हमको पता नहीं, लेकिन इन्होंने हमको वार्निंग दे दी कि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। अब बच के रहना भैया, झूठ बोलो तो पहले देख लेना आसपास में कौवा ना हो, ठीक है। हाँ, झूठ बोलते हुए पहले
देख लेना कौवा पास में ना हो। तो अयनरेतम वदसी चेत का कह दूषित। बस इतना इसका आंसर हो जाएगा, ये वाली लाइन इसका आंसर हो गई। इसके बाद है कह आत्मानम वन राजा भवितम योग्य चिंत्यति। कौन अपने आप को जंगल का राजा मान बनाने के योग्य सोचता है? कौन? तो कौवे को ये वहम है, क्योंकि कौवा कोयल के साथ बहुत वाद विवाद कर रहा है। तो कह की जगह पर हम सिर्फ का कह लिख देंगे, ठीक है। तीसरे का तो नाम आया ही नहीं, बस कौवा और कोयल दो प्राणियों की ही बातचीत है। तो का कह आत्मान वन राजा भवितम योग्य चिंत्यति। और अंत में क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके आपको क्या लिख देना है? क्या लिख देना है? पूर्ण विराम लगा देना है, ठीक है। ये आपके आंसर बन गए। इसके बाद आ जाइए 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न में क्या है? 8वें प्रश्न में 2 आपके श्लोक आएंगे और दोनों श्लोकों को आपको मंजूषा से पूरा करना होगा। पहले हम उनमें अंतर बता देते हैं। देखो जी, एक श्लोक तो आता है अन्वय। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। अब अन्वय, यहाँ तो है अन्वय, ध्यान दीजिए क्या है? अन्वय। और दूसरा है अथवा में। ये अथवा में है दूसरा जो श्लोक आएगा आपका। इसमें हम मंजूषा की सहायता से श्लोक का भावार्थ रिक्त स्थानों में पूरा करके दोबारा लिखें। यहाँ क्या है? भावार्थ। अब अन्वय और भावार्थ में क्या अंतर होता है? जो ये रिक्त स्थान होंगे या जो भी श्लोक होगा ये जिसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं, इसमें केवल सारे के सारे शब्द वही यूज किए जाएंगे जो श्लोक में होंगे। अन्वय जो होता है वो श्लोक के शब्दों का ठीक क्रम में व्यवस्थापन अन्वय कहलाता है, ठीक है। क्या है? जो मंजूषा में शब्द होंगे वो 100% आपको श्लोक में से मिलेंगे, ठीक है। ये अन्वय की पहचान है, ठीक है। और भावार्थ में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्यों? भावार्थ होता है उस श्लोक का जो मेन अर्थ है, जो भाव क्या है वो समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखो दूसरा है, दूसरा श्लोक देखो पहले समझने के लिए। अब इसमें ये देखो अस्य भावोऽस्ति यत् मानव है। कहाँ लिखा है मानव? बताओ भाई, कहाँ लिखा है श्लोक में मानव लिखा है? कहीं अकल्याण क्रम कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। तो ये भावार्थ में दूसरे शब्दों को हम जोड़ लेते हैं उसके भाव को समझाने के लिए, और अन्वय में केवल वही शब्द होते हैं। तो चलिए आइए, ज़्यादा विद्वान बन जाओगे तो फिर टीचर को परेशान करोगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, विद्वान बनना चाहिए, छात्र को जिज्ञासु होना चाहिए। जब तक छात्र पूछेंगे नहीं तो टीचर बताएंगे कैसे, ठीक है। तो पूछिए अपने टीचरों से ज़्यादा, ठीक है, विद्वान बनिए। तो आइए जी, यहाँ पर है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत पितास्य किमतपस्ते तत्कृतज्ञता। पिता मतलब पिता यच्छति देता है पुत्राय पुत्र को बाल्य बचपन में विद्याधनम विद्यारूपी धन महत बहुत बड़ा। पिता पुत्र को बहुत बड़ा विद्यारूपी धन देता है। पिता मतलब पिता अस्य इसके पिता ने किम क्या तपस्ते पे तपस्या की है इति युक्ति ऐसा कहना तत् उसके प्रति कृतज्ञता दर्शाता है। अर्थात बेटे की सफलता देखने के बाद जब कोई बेटे को देखकर ये कह दे कि वास्तव में इसके पिता ने बहुत अच्छी तपस्या की, क्या तपस्या की, आज ये बच्चा सफल हो गया, तो ऐसा कहना ही उस पिता के प्रति एक, ये मान लो, एहसान प्रकट कर दिया समाज ने, ठीक है, कि हाँ मान गए उसके पिता को। हाँ जी, अब यहाँ पर आ जाइए, रिक्त स्थान हम भरेंगे। पहला है पिता, तो इसमें आ जाएगा पुत्राय। पिता पुत्र को बचपन में महत बहुत बड़ा विद्याधनम, दूसरे में विद्याधन आ जाएगा। विद्याधन देता है अस्य पिता इसके पिता ने क्या तपस्या की थी उक्ति ऐसा कहना उसके प्रति एहसान है, ठीक है। ये रिक्त स्थान हो गए, हमने सीरियल नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 चार रिक्त स्थान है, 2 नंबर का आता है। अथवा में है, इसके बाद आ गया अथवा में यह इच्छति आत्मन है, जो इच्छति चाहता है आत्मन है अपना श्रेय कल्याण प्रभुतानि बहुत ज़्यादा सुखानी सुखों को चाहे, और जो अपना कल्याण और बहुत ज़्यादा सुखों को चाहता है न नहीं कुर्याद करे अहितम बुरा कर्म कार्य स वह प्रेभ्य दूसरों के लिए कदापि कभी भी चाहे, और वह दूसरों के लिए कभी भी बुरा कार्य न करे। ये तो थी इसकी हिंदी। अब आ गया भावार्थ। अस्य भावोस्ति, इसका भाव है कि मानव स्वकीयम, पहले में स्वकीयम आ जाएगा। अपना कल्याण अधिकम च सुखम इच्छति चाहता है,
स कदापि वह कभी भी अन्येषां जनानां कृते दूसरे लोगों के लिए अकल्याणकरम बुरा अकल्याणकारी कर्म, तीसरे में आ जाएगा कर्म, न कुर्यात न करे अपितु सर्वदा कल्याणकरम कर्म कुर्यात, अभी बल्कि हमेशा कल्याण करने वाला कार्य करें। तो ये हो गया रिक्त स्थान। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न आ गया। अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न में आपका पढ़ा हुआ पाठ आपको समझा हुआ काम आएगा। जब आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ कर आएंगे पेपर में जाने से पहले, तो वो पूरा पढ़ा हुआ पाठ आपको इस प्रश्न में काम आएगा। कौन से प्रश्न में? और 4 नंबर का है ये। इसमें आपको करना क्या है? आपको सिर्फ घर से अपना पाठ अच्छी तरह से पढ़ के आना है, क्योंकि पाठ की जो घटनाएं हैं वो आपको सीरियल वाइज लिखनी है। पहले क्या काम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यानी कि पाठ की कुछ 8 लाइनें आपको सीरियल वाइज नहीं मिलेगी, वो आगे पीछे मिलेंगी, वो आपको ठीक लिखनी होगी। ठीक है। अच्छा, इसकी हिंदी हम बता देते हैं, इसके बाद हम इनका सीरियल वाइज नंबर भी बता देंगे आपको। पहला है यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर है आसित, यद्यपि गांव का पहरेदार ही चोर था, यद्यपि गांव का पहरेदार ही चोर था। दूसरा है चौर एव उच्चई क्रोशित मारबद, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू किया, चोरोयम चोरोयम, यह चोर है, यह चोर है इति। ऐसा विचित्र साक्षी पाठ में से है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। सारे पाठ पढ़ लेना, 4 ही पाठ हैं आपके सेकंड टर्म में। इसके बाद तीसरा है चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैर की आवाज़ से प्रबुद्धो अतिथि, जागा हुआ अतिथि, चोर संज्ञा, चोर की आशंका से तम अनवधावत, उसके पीछे दौड़ा, गृहणात उसको पकड़ लिया, और उसको पकड़ लिया, किसको? चोर को पकड़ लिया। परंतु विचित्र में घटित, विचित्र घटना घट गई। चौथा है विचित्रा देवगति, भाग्य की गति विचित्र है। तस्याम एव रात्रौ, उसी रात में कश्चन चोर है, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम, घर के अंदर प्रवेश कर गया। पांचवा है तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही रक्षा पुरुष है, रक्षा पुरुष ने यानी कि पहरेदार ने तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरोयम, यह चोर है, इति प्रख्याप्य, ऐसा प्रसिद्ध करके, ऐसा सिद्ध करके, कारागृहे प्रक्षिपत, जेल में डाल दिया। छठा है तस्य तार सूर्यन, उसके जोर की आवाज़ से ग्रामवासी ने प्रबुद्धा, गांव वाले जाग गए। सातवां है तत्र निहिताम एका मंजूषाम, वहाँ रखी हुई एक मंजूषा को आदाय लेकर पलायित भाग गया, चोर भाग गया भाई। आठवां है ग्रामवासी ने स्वगृहात, गांव वाले अपने घर से निकलकर, निष्क्रम में निकलकर, अतिथि को ही चोर मतवा, चोर को मानकर अभर्त्सन डांटने लगे। ठीक है। तो ये तो हमने एक एक आपको इनका अर्थ बता दिया पंक्तियों का। अब सीरियल नंबर आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर पर आएगी आपकी चौथी लाइन, दूसरे नंबर पर आएगी आपकी 7वीं लाइन, तीसरे नंबर पर आएगी आपकी तीसरी लाइन, तीसरे नंबर पर तीसरी लाइन, और चौथे नंबर पर आएगी आपकी दूसरी लाइन, 5वें नंबर पर आएगी आपकी 6ठी लाइन, और 6ठे नंबर पर आएगी आपकी 8वीं लाइन, 7वें नंबर पर आएगी आपकी पहली लाइन, और 8वें नंबर पर आएगी आपकी 5वीं लाइन। इस तरह से आप सीरियल वाइज इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका यह जो सैम्पल पेपर है पूरा होता है, और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, ध्यान दें। और एक और सैम्पल पेपर आपके लिए हम जल्दी ही लेकर आएंगे। कम से कम 2-3 सैम्पल पेपर की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इसको आप बार बार देखें और इसको समझ कर देखें, क्योंकि कई बार किस्मत का कुछ नहीं पता होता, क्या पता सेम टू सेम भी आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ इसमें से आएगा ही आएगा, इतना भी निश्चित है। ये छात्र देख भी लें, इन 9 प्रश्नों में से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 2 प्रश्न तो कम से कम मिल ही जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, उम्मीद भी है। इसलिए सभी छात्र इस वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें, हर एक प्रश्न को समझें। एक और सैम्पल पेपर आपके लिए हम लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बार CBSE के द्वारा इस सैम्पल पेपर की जो अंक योजना है उसको भी हम दिखा देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है, उनको आप समझ लीजिए। इसमें बताया है
कि इस अंक योजना में जो आंसर की ये सीबीएसई ने दी है इस सैम्पल पेपर की, किस अंक योजना में जितने उत्तर दिए गए हैं इन उत्तरों के अतिरिक्त भी संदर्भ के अनुसार अन्य उत्तर हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा आंतरिक विकल्प वाले जो प्रश्न हैं उनमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि केवल 2 प्रश्न या 3 प्रश्न इत्यादि उत्तर देने हैं। फिर भी यदि छात्र अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिख देता है तो छात्र हित के लिए निर्णय लेना चाहिए। अर्थात यदि आपने 3 के 3 ऑप्शन लिख दिए, मान लो 3 में से आपको 2 करने थे और आपने तीनों के 3 कर दिए और बीच में से मान लो दूसरे वाला गलत है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले का और तीसरे का नंबर मिल जाएगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको अच्छी तरह से प्रश्न आते हैं तो उतना ही लिखें जितना पूछ रखा है, और यदि नहीं आते तो सारे लिख दें, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, नुकसान की चिंता ना करें कि कोई अनिष्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और एक और यहाँ पर लिखा है, यदि चित्र वर्णन में, जैसे चित्र वर्णन में 5 वाक्यों का लिखना पूछा गया है, परंतु यदि छात्र 7 वाक्य भी लिख देता है तो केवल पहले 5 वाक्य ही नहीं बल्कि जो वाक्य ठीक हैं उनका मूल्यांकन होगा। ठीक है, ये मत सोचें कि भाई केवल पहले 5 वाक्य चेक होंगे, नहीं, आप 7 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, जो आपके वाक्य ठीक होंगे वो आपके ठीक मान लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपके लास्ट वाले 6ठा 7वां भी ठीक है तो वो भी आपके नंबर लगेंगे उनके भी। तीसरा है, अनुच्छेद में श्लोक में नाट्यांश में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बोधात्मक है। यदि विद्यार्थी इन दिए गए शब्दों के स्थान पर संभाव पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। भाई जो भी मंजूषा वाले वो है ना प्रश्न है अवबोधात्मक, हाँ अवबोधात्मक पूछा, सॉरी, मंजूषा वाला तो इसमें होता ही नहीं, तो उनमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं दिए गए शब्दों के स्थान पर। ठीक है, उनके लिए भी अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप सेम टू सेम श्लोक के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार, नाटक के अनुसार नहीं लिखते हैं और अपनी तरफ से उनका समानार्थक शब्द लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अंकों का लाभ मिल जाएगा। उत्तर लेखन के समय में उचित विभक्तियों का, वचनों का प्रयोग यदि कोई छात्र नहीं करता है तो आपके पूरे अंक नहीं काटे जाएंगे, आंशिक रूप से अंक आपके काटे जाएंगे। ठीक है, पूरा आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। मान लो आपने पूरा सेंटेंस लिख दिया, बीच में आपने किसी शब्द में विभक्ति गलत लगा दी तो पूरा का पूरा अंक नहीं कटेगा। 1 नंबर का है तो कोई बात नहीं, आपका आधा अंक कट जाएगा, आधा आपको मिल जाएगा। इस तरह की बातें समझाई गई हैं। यदि आपकी वर्तनी लिखने की जो बनावट है शब्दों की या व्याकरणात्मक प्रयोग में यदि त्रुटि हो जाती है तो उसके भी अंक जो हैं आपके आंशिक रूप से काटे जाएंगे, अनुपात से काटे जाएंगे, न कि संपूर्ण अंक का। भाई पूरे अंक आपके नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, और आंशिक रूप से यदि आप उत्तर दे भी देते हैं, शॉर्टकट में उत्तर देते हैं, पूरे वाक्य में पूछ रखा है आपने आधा उत्तर दे दिया एक शब्द में, तो भी आपको अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका भला करने की कोशिश की जाएगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बाकी आपकी किस्मत अच्छी है लगता है हमको, है ना। इसके बाद रचनात्मक कार्य में वाक्य रचना प्रमुख नहीं है। रचनात्मक कार्य में, हाँ, वाक्य रचना प्रमुख है। रचनात्मक कार्य में वाक्य रचना प्रमुख है। आपका वाक्य बनना ज़रूरी है। वाक्य सौंदर्य, आप कितना अच्छा वाक्य बनाते हैं ज़रूरी नहीं है। अब मैंने यही तो बात कही थी कि बड़े बड़े वाक्य ज़रूरी नहीं है, एक प्रश्न में बीच में समझाया था। आप छोटे छोटे वाक्य भी बना देंगे, वाक्य ठीक होना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेंटेंस ठीक होना चाहिए। ठीक है, आंशिक अशुद्धि यदि छोटी मोटी गलती होगी फिर भी आपके अंक दे दिए जाएंगे, आंशिक अशुद्धि के लिए भी अंक दे दिए जाएंगे। हाँ जी, ये आपको एक बार हम जल्दी जल्दी में आंसर की दिखा देते हैं। पहले प्रश्न के आंसर ये देखिए, आप देख सकते हैं साथ साथ में, है ना, पूरे वाक्य वाले ये इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पत्र लेखन, यहाँ पर आपके लिए पत्र तैयार करके लिख रखा है। ठीक है, अच्छा, चित्र वर्णन में इन्होंने वाक्य नहीं बनाए। चित्र वर्णन के अनुच्छेद की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये वाक्य हमने बनाकर आपके लिए दे दिए थे। ठीक है, आप भी कोशिश करें, सीखने का कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा।
अच्छा, अनुवाद के वाक्य इसने बनाकर दे रखे हैं, गद्यांश के आंसर दे रखे हैं। इसके बाद छठा सातवां जो भी आपका पद्यांश है, नाट्यांश है, उनके भी आंसर आप देख सकते हैं साथ साथ में। और आठवें के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं श्लोक के। और नौवां जो हमने लास्ट में घटनाक्रम कराया वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ सभी छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।